नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। न्यूज़ इंडिया अपडेट पर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी दबंग महिला से जिन्होंने भरे जनता दरबार में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक को लाताड़ लगाई थी। आइए सीधे मिलते हैं उनसे। दीदी बहुत बहुत प्रणाम आपको और स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। आपका भी स्वागत भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये कोरोना काल बीता, किस तरह बीता, आपने क्या किया इस कोरोना काल में? घर में कैद रहे, मतलब आदत तो है घर में रहने की, क्योंकि स्कूल में जाते हैं। हम स्कूल में भी एक वही रहता, लॉकडाउन सा कि कहीं नहीं जाना। जी जी। तो मतलब ऐसा वो नहीं रहा, पर थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि सामान वगैरह, ये बच्चे बाहर थे और वो भी लॉकडाउन में फंसे हुए थे। बाकी तो ठीक ही रहा। आपके परिचय के मोहताज तो नहीं है, हमारा पूरा उत्तराखंड का बच्चा बच्चा आपको जानता है। उत्तराखंड क्या देश तक आपकी चर्चाएं हैं। इतनी दबंगई से आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला किया था, तो इसलिए मैंने परिचय देना उचित नहीं समझा। दी, आपके साथ वो उस घटना जो घटी, जो सीएम दरबार में आपके साथ हुआ, उसके बाद से क्या कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? बदलाव मतलब घटनाएं तो मेरे जीवन में इतनी घटी है कि मैं इसलिए वहाँ भी पहुँची जनता दरबार में। और ऐसे नहीं मैं सीधे जनता दरबार में गई, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी हूँ। पहले शिक्षा विभाग में गई हूँ, फिर निदेशालय गई हूँ और सचिवालय गई हूँ, सभी जगह उससे गई हूँ। इधर से तो सब काम हो गए थे, लेकिन उत्तरकाशी से काम नहीं हुआ मेरा। उन्होंने एलपीसी नहीं दी मेरी, और मतलब कई वो कि उन्होंने मेरे साथ गलत नीति चलाई, मतलब ना। तो फिर अब जनता दरबार में गई तो मेरे आदत है मैं कि मुझे ये नहीं रहता है कि मैं इससे बदला लूँ, मैं इससे बदला लूँ। मेरा ये ध्येय यही है कि मेरी नौकरी मेरे पास रहे, मैं अपने बच्चों को पालूँ, अपना परिवार पालूँ। हमेशा मेरा यही रहा है। मैंने अपने झूठे आरोप लगाए गए, झूठा सस्पेंड किया गया, लेकिन मैंने कभी कहीं पे किसी को, न नेताजी को ले गई किसी को, न किसी को ले गई, न मैंने अपने पति से बोला। अपने आप ही उनसे लड़ती भिड़ती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। तो तब लास्ट में जब पति के देहांत के बाद इन्होंने मेरी एलपीसी रोकी, तो 2 साल तक मेरी एलपीसी नहीं दी, जिस आधार पे मेरे वेतन मिलनी थी। तो बताइए, एक औरत किस लिए नौकरी करती है? पैसों के लिए करती है। जब पैसा ही नहीं मिलना था तो वैसे भी ट्रांसफ़र मेरा नई जगह हो रखा था, तो पुरानी जगह में जहाँ आदमी जमा रहता है कई सालों से, तो वहाँ से उधार भी ले लेता है कि चलो व्यवहार बना रहता है। अब जहाँ मुझे 1 महीना हुआ, मैं जाते ही पति के गुजरने के बाद रोना धोना करती, मुझे उधार दो, मुझे ये दो। तो जब मेरे पास मेरा पैसा है, मेरी नौकरी है, तो मैं क्यों रोऊं किसी के आगे, भिखारी क्यों बनूं? तो इसीलिए मैं वहाँ पे नौकरी पे नहीं गई। तो अंत में 2 साल बाद फिर जब शिक्षा निदेशक जी ने भी लिख के दिया, शिक्षा सचिव जी ने, शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने भी लिख के दिया था, और सीमा जौनसारी मैडम ने भी लिख के भेजा कि इनका तुरंत का वो दी जाए एलपीसी, लेकिन नहीं दी गई। अंत में मुझे सचिवालय में वो था कैबिनेट बैठक, तो हरीश रावत जी के पास गई थी, तो उन्होंने तुरंत 1 हफ्ते में मेरे एलपीसी दिलवा दी थी। तो वहाँ पे भी थोड़ा हल्ला हुल्ला किया मैंने, जब एक आदमी ने अभद्र व्यवहार किया कि आप नहीं मिल सकती हो मुख्यमंत्री से। तो मैंने उनको ये बोला, मैं चिल्लाई, मैंने कहा तुम्हारे गुलाम थोड़ा ना, मुख्यमंत्री जी सबके, पूरी जनता के हैं, हर कोई मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी चले गए थे आगे, फिर लौट के आए हरीश रावत जी। तो उन्होंने कहा क्या बात है मैडम? मैंने कहा ऐसे मैं आपसे मिलना चाह रही। ठीक है कि मैं मिलता हूँ। 3:30 बजे रात तक बैठी रही मैं वहाँ सचिवालय में। अच्छा। सभी लोग रहे वहाँ। तो बाद में आए हरीश रावत जी, तो उन्होंने कहा कि आप भी बैठी हो। मैंने कहा मैं क्या बैठी, मेरी किस्मत ने बिठा रखा है, बैठना पड़ेगा मुझे। तो तब फिर उन्होंने तुरंत, सभी लोग सब अच्छे थे, बेचारे बाहर से भी आए थे सभी मीटिंग के लिए, तो सब ने कहा पहले मैडम का काम कर दो, हमारा काम बाद में करना। तो उन्होंने पहले हाथ बढ़ा दिया था एप्लीकेशन के लिए। तो जब काम वाम हो गया तो फिर उन्होंने गाड़ी भी भिजवाई छोड़ने के लिए। तो कोई आदमी बुरा भी है तो जहाँ पे वो अच्छा, भाई हम उसको अच्छा ही बोलेंगे, कि जिसके लिए बुरे होंगे वहाँ पे बुरे हैं। अब हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने जनता दरबार में बुरा व्यवहार किया, लेकिन जहाँ पे वो अच्छे होंगे तो मैं मूर्ख थोड़े न कि मैं वहाँ पे उनको बुरा बोलूँगी, नहीं जी आदमी गंदा। उस समय उन्होंने मेरे साथ किया गलत व्यवहार, तो मैं हर जगह उनको गलत साबित नहीं करूँगी ना। ये मेरी नियम नीति है।
और मेरा व्यवहार है कि मैं आदमी की गलती सामने में बता देती हूँ, मन में कभी किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखती हूँ। वैसे तो पूरे उत्तराखंड और पूरे देश भर में दीदी उत्तरापंत बहुगुणा जी मशहूर हैं। सब जानते हैं कि उनके साथ क्या घटित हुआ और क्या घटना हुई, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कुछ लोग नए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हों जिनको इस प्रकरण की जानकारी नहीं हो, तो उनके लिए बता दें कि दीदी उत्तरापंत बहुगुणा जी एक अध्यापिका रही हैं जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। लेकिन जब वो सेवा कर रही थी और दुर्गम पहाड़ों में कर रही थी, तो उन्होंने एक लंबे समय तक शासन प्रशासन में एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था, जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर वे अपनी तैनाती को ऊपर दुर्गम इलाकों से नीचे मैदानी इलाका यानी कि सुगम स्थल पर करवाना चाहती थी। मगर शासन प्रशासन लगातार उस प्रार्थना पत्र को दबाकर बैठा रहा और उस पर सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते एक दिन जब उस प्रार्थना पत्र पर अमल करवाने के लिए दीदी जनता दरबार यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार में पहुंची, तो वहां पर ये मामला गर्मा गया था, जिसके बाद ये मामला पूरे देश भर के न्यूज़ चैनलों पर सुर्खी बटोरने लगा था। तो दीदी, जैसा आपने बताया कि हरीश रावत जी के टाइम पे आपको एलपीपीसी मिल गई थी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो विवाद हुआ उनके जनता दरबार में, तो उस समय आप क्या मांग रहे थे? उस समय तैनाती की ही मांग थी? हाँ, उस समय मेरे को 25 साल हो गए थे पहाड़ में और मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और मेरे बच्चे अकेले थे और हमारा पहला जो घर था पैतृक निवास वो बिक गया था धोखे से और मुझे चिंता थी अपने बच्चों की, तो इसलिए मैं फिर वहाँ पे पीने वाले थोड़ा एक ने धमकी भी दी मुझे, तो मैंने कहा मेरा काम यही रह गया, मैं पीने वालों से लड़ती भिड़ती रहूँ। जहाँ पहले स्कूल था वहाँ भी एक लड़ा था मेरे से, तो उसकी तो मैंने खुद पिटाई कर दी थी डंडे से स्कूल में। अच्छा। हाँ, धमकी दे रहा था कि तेरे स्कूल, तेरे बाप का स्कूल नहीं है, स्कूल छोड़ के भाग स्कूल में आके, तो मैंने उसको ढंग से पीट दिया। लेकिन मैंने कभी विभाग के पास से नहीं बोला कि मैं यहाँ परेशान हूँ, मुझे धमकियाँ दी जा रही, मैं डट के रही और परिणाम ये निकला कि मुझे वहाँ से भगाना ही चाह रहे थे क्योंकि मैं हर गलत काम का विरोध करती थी, तो इसलिए मेरे को बहुत सस्पेंड भी करवाया झूठे ढंग से, तो मतलब मैं वहीं डटी रही, तो उन्होंने फिर गलत ढंग से मेरा ट्रांसफ़र करा दिया, वो भी नियम के विरुद्ध, एक जिले से दूसरे जिले में। समायोजन उसी जिले में होता है। अच्छा, अलग नहीं है ना, उसी ब्लॉक में। हाँ, तो जब ये घटना हुई तो फिर राजनीतिक जो नेताओं के कहते हैं उनको छुटभइये नेता वगैरह, इनके द्वारा आप पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी बहुत की गई, आपके परिवार को भी इसमें उठाना गया। हाँ, तो उनका काम क्या है, जिन्होंने झूठ बोल के खाना है, दूसरों की चाटोकारिता करके खाना है, उनको तो मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। तो मैंने स्पष्ट बोला था कि भाई जिससे बात करनी मेरे से बोले, यहाँ पीठ पीछे बोलने की जरूरत नहीं है। और एक क्या है वो सदन क्या है वो सदान कुछ है, एक शम्स जी, ऐसा शादाब शम्स। हाँ, शादाब शम्स, उन्होंने राज्य मंत्री थे उस वक्त। हाँ, तो उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा मेरे लिए कि अदाकारा हैं, बिग बॉस में बुलाया है, ये है सो है। तो मैंने कहा आपने अपने घर की स्त्रियों को क्या बुरके में अंदर कैद कर रखा है, वो पढ़ लिख नहीं रही हैं। तो उस पर भी काफ़ी मेरे को गुस्सा आया था। तो गुस्सा उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे उन पे आया जो हिंदू और सब उसमें मेरा विरोध कर रहे थे, वो भी पंडित। तब इनको पंडित ब्राह्मण कुछ याद नहीं रहा कि ये भी ब्राह्मण है, क्यों लिखे हम। भाई तुम किसी चीज़ का मुद्दा उठाते तो उस पर अमल भी तो करो कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण एकता, और तब कहाँ चला गया था ब्राह्मणपन। तो तब एक मुन्ना सिंह चौहान जी, ये दोनों के दोनों जिनके आपने नाम लिए हैं, मुन्ना सिंह चौहान और शादाब शम्स, इनकी छवि ही ये रही है त्रिवेंद्र काल में। ये सिर्फ त्रिवेंद्र जी की पूजा पाठ ही करते रहे, उन्हीं की चाटुकारिता करते रहे, और यहाँ तक कि इन्होंने पत्रकारों के खिलाफ, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ, राजधानी देहरादून में ही धरना प्रदर्शन किया कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी का नाम प्रमुखता से था। चलिए, ये तो राजनीति है, राजनीतिक कारणों से चलता रहता है। लेकिन दीदी, ये भी देखा गया कि वरिष्ठ समाज सेवियों से लेकर ये बड़े बड़े पत्रकार आपके समर्थन में आए, उन्होंने आपकी काफ़ी मदद करी। हाँ, मतलब राजनीति वहाँ करनी चाहिए ना, जो राजनीति के कर रहा है उसके विरोध में। एक शिक्षक के विरोध में तुम राजनीति करो तो कहाँ के तुम्हारी राजनीति, किस बात की राजनीति? ये तो तुम्हारी वो है कूटनीति या षड्यंत्र नीति है ना। तो मुन्ना सिंह चौहान जी ने इतने झूठ सामने बोले मीडिया के सामने, क्या सुमित न थपलियाल है वो नाम लेना उचित नहीं रहेगा। हाँ, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका,
तो उनके सामने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए, तो उसका मैंने शेयर की थी उनकी वीडियो। उनका झूठ तो वहीं पकड़ा गया जब जो त्रिवेंद्र की सरकार गिरी, तो रातों रात सारे विधायकों को बुलाया गया देहरादून के, अब इकट्ठे हो। तो उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, पूरे प्रदेश में सब कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही सरकार गिर गई। तो इससे अंदाजा लगा सकती है हमारी पब्लिक कि कितना बड़ा झूठ एक प्रवक्ता उस वक्त बोल रहा था। हाँ, मतलब इतने बड़े झूठ भी वो बोलो जो खप जाए। हाँ, और उस समय सब लोग मेरे समर्थन में आए थे, काफी लोग, बहुत पत्रकार भी, सबका। तो मतलब स्थिति ये थी कि मैं पहले जैसे वहाँ पे उनका व्यवहार था सीएम जी का, तो ऐसे लग रहा था कि मतलब मैंने बहुत बड़ी गलत हूँ, मतलब है ना, मतलब मैंने गलतियाँ की हुई हैं बहुत बड़ी। तो जब पत्रकार लोग जब यहाँ पे आए तो मैंने उनको सब पुख्ता प्रमाण दिखाए, अपने सबूत दिखाए, तो वो भी बेचारे इंसान है, तो उन्होंने जब सब देखा तो सब मेरी साइड हो गए। पर 1-2 थे जो बस लगे हुए थे कि आप माफी मांग के वो करो, कहो गलती हो गई। तो एक वीडियो बनवाया भी उन्होंने, तो काट छांट के डाल दिया। हाँ, जब मैंने जबकि कहा था कि सीएम साहब अपने पद के हिसाब से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मैंने कहा वो अपनी गलती अवश्य स्वीकार करें कि मैंने गलत व्यवहार किया है, और मैं माफी मांगती हूँ अगर वो मतलब वो मुख्यमंत्री हैं और व्यवहार मैंने गलत उन्हीं के बात किया जब उन्होंने व्यवहार गलत किया। हाँ, तो तब सभी लोग समर्थन में आए, सब लोग कह रहे थे हम आगे बढ़ो, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगा कि मेरे कारण मैं लोगों को सड़क में उतारूं, माहौल ख़राब करूं। हाँ, तो मैं माहौल ख़राब करने के विरुद्ध में नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैंने 7 साल का वेतन गंवाया है, चुपचाप अपना पैर में कुल्हाड़ी मारी। लेकिन लिया ही नहीं वो वेतन ना, मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, लेकिन मैंने दूसरों के विरुद्ध कुछ सबूत होने के बाद मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अभी तो ऊपर वाला है देखने वाला, है ना। अब ऊपर वाले क्या है, हम ही इंसान में है भाई। कोई आदमी जिस दिन किसी को अगर बुरा लगेगा, हाँ मैडम अपनी जगह बिल्कुल सही थी, तो जरूर न्याय करेंगे। और ढीठ बैठे होंगे उन्हीं के कुनबे के, बेईमानों के कुनबे के होंगे, तो तब तक कोई न्याय मुझे मिल नहीं सकता। तो आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने उत्तराखंड में लड़ाई लड़ी, एक उस राजनीति के खिलाफ जो राजनीतिक प्रशासनिक इकाई पर कब्जा जमाए बैठी है, जहां नियुक्ति से लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल पूरा का पूरा नेताओं के इशारे पर चलता है। उस एक माफिया के खिलाफ दीदी ने लड़ाई लड़ी है। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो लगातार आज भी प्रयास कर रही हैं। क्या आज भी आप लड़ती हैं? कहीं आपको आज भी मिलता है ये देखने को कि वहाँ पे पोस्टिंग हो गई है, नेताओं की अपनी मर्जी से हो रही है, मगर आम जो जन सामान्य नागरिक है जो सेवा दे रहा है पहाड़ों में या दुर्गम, उनकी पोस्टिंग आज भी नहीं हो पा रही है? कहते ना अपने दिल से जानो पराए दिल की बात। तो जो मैंने समस्याएं झेली हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे बहुत दूर दूर से वहाँ पे, और कुछ कि घर की समस्या, सबसे पहले घर के अगर किसी की समस्या व्यक्तिगत, तो उसके साथ हमेशा न्याय होना चाहिए भाई। जरूरी नहीं कि एक औरत बाहर रहती है, वो हो सकता है वो मजबूत हो, औरत संघर्ष कर सकती है, लेकिन कोई पुरुष भी हैं ऐसे जिनके घर के कई समस्याएं होती हैं, बच्चों से लेके परिवार से लेके, तो वो पुरुष समझ के ये नहीं बोलना चाहिए कि ना जी तुम पुरुष हो तुम झेलो, है ना। पुरुष को भी पुरुष के प्रति दया होनी चाहिए, उसके प्रति उसके प्रमाण देखो, इंक्वायरी करो, तब जाके उसके साथ न्याय करो। ऐसे नहीं कि हाँ झूठ लिख के दे रहे। कई लोग ऐसे अपने सास ससुर से अलग रहते हैं, लेकिन लिख के देते हैं हमारे सास ससुर वृद्ध है, हमें उनकी सेवा करनी है, हमारा स्थानांतरण कर दो, और तुरंत हो जाता हाथों हाथ। सच कोई सुनने को राजी नहीं है। सब होता इसीलिए है क्योंकि सबकी सेटिंग अच्छी रहती है, संबंध अच्छे रहते हैं नेताओं के साथ, और आराम से काम हो जाता है। हाँ, अब वो तो कहते हैं ना भाई भतीजावाद भी। अब जहाँ मैं थी, हम टिहरी के थे, तो माँ पिता टीचर रहे, तो टिहरी जिला फिर उत्तरकाशी में बना तो हम उत्तरकाशी में रह गए। तो जीवन खपा दिया वहाँ, कितनों का भला किया, कितनों का अच्छा क्या, स्टेट नेशनल तक नाम पहुँचाया, पर्वतारोहण से लेके हर चीज़ में उत्तरकाशी का नाम रोशन किया। लेकिन उत्तरकाशी में कहते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। 1-2 के कारण
मतलब हमको कोई हमारी जो योग्यता है सब धरी की धरी रह गई झूठों के कारण कि मतलब जितने हमारी अच्छाइयाँ थी सब उस पे पानी फेर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दी, आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि आपकी योग्यता धूमिल हुई या आपकी अच्छाइयाँ मिट गई। आपकी अच्छाइयाँ सदा है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। सोशल मीडिया में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग बहुत प्यार देते हैं आपको, प्रेम करते हैं। नहीं वो प्यार तो मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ पे भी उत्तरकाशी में हम ये नहीं कहेंगे कि सब लोग सबको नहीं करी। मैं मतलब एक शिक्षा मित्र के कारण देखो मुझे जनता दरबार में जाना पड़ा है ना, तो अब मैं सबको थोड़ा ना उसमें घसीटूंगी, पर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो एक उसके कारण देखो मैं जनता दरबार में गई, मेरे लिए इतने झूठ बोले गए। जनता दरबार में गई तो इतना बवाल मच गया। अब बम्बई कोलकाता से लेके कहाँ से लोग मतलब जो सत्ता के पक्ष वाले थे वो भी मुझे लिख रहे मोटी चोर है, मोटी ये है, मोटी झूठ बोल रही है ना। तो हाँ, तो बताओ उनको क्या पता। मैं पहले तो तुम्हें कारण ही नहीं पता, तुम बोल क्या रहे हो। ये सब IT सेल के लोग होते हैं, नेताओं के, जिनका काम सिर्फ अपनी पार्टी का वो बचाना ही है। तो भगवान ढूंढते हैं ना लोग, भगवान भी हम में, हैवान भी हम में। तो जिन्होंने मुझे उन्हीं लोगों में से बाहर बम्बई वगैरह के लोगों में से जो मुझे जानते नहीं थे, उन्होंने पूरा साथ दिया, यहाँ आने को तैयार थे। वो मेरी दीदी है विजया माउंटेन। उत्तराखंड के अध्यापकों का कैसा साथ रहा? क्या यहाँ के अध्यापकों ने आपका सहयोग किया? हाँ, यहाँ के मतलब अध्यापक सब मेरे साथ थे, बाहर के ये संघ वाले भी मेरे साथ थे। केवल ये देहरादून और उत्तरकाशी के संघ के कुछ पदाधिकारियों ने बोला कि इनका व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, हम व्यक्तिगत इन्होंने बना दिया। हाँ, कि व्यक्तिगत है, वो खुद जाने। तो मैंने फिर एक पोस्ट डाली थी कि मैंने कहा जब हमने सालों साल रसीद काट के रुपया दिया तब हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं था, है ना। जो इतने रुपए सालों साल हमारे कटे, हम वो मतलब इनका व्यक्तिगत नहीं था। बाकी जब मुसीबत आई किसी अध्यापक के पे तो वो व्यक्तिगत हो जाता है। तो जबकि उनको बोलना चाहिए था कि भाई वो करो, जांच करो, है ना। व्यक्तिगत बताने के बजाय जांच करो बोलते तो शायद हाँ तो नेता माने जाते। तुम नेता राजनीतिक नेता शिक्षक लोग बने हो कि पार्टियों के लिए? दी, आप लंबे समय तक पहाड़ों में रही हैं, आप वहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के आपने बच्चों की परेशानियाँ तो देखी ही हैं, उनके माताओं की परेशानी भी देखी हैं। कैसे आप समझती हैं कि क्या उत्तराखंड में जो स्कूली शिक्षा का जो एक ढांचा है हमारा, उसमें बड़े सुधार की ज़रूरत है, ये मानती है आप? जहाँ तक बात है भाई, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से आदमी को रहना पड़ेगा। हम गांव में मेरे माँ पिता जब टीचर थे तो वो अपने घर में रहते थे, अपने रिश्तों के बीच में रहते थे, और हम अपने माँ पिताजी के साथ स्कूल के कमरों में रहते थे जी। तो हम उनसे खराब जीवन हमारा था, खराब ही समझो कि भाई अपने रिश्ते नहीं, कुछ नहीं है ना, घर नहीं। तो पर यह है कि प्रेम सब करते थे। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, पहले गुरुकुल में ही शिक्षाएं होती थी और वहाँ से रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी पढ़े और आज तक नाम है उनका। तो जगह और वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि स्टाफ और शिक्षक। एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बिल्डिंग हो गई, अच्छी कुर्सियाँ हो गई, टेबल मेज हो गई, ये तो पहुँचाई जा सकती है। कहीं कहीं है, सब जगह हो रही, शौचालय की व्यवस्था भी है सभी जगह। और शिक्षकों का अभाव, सबसे पहले तो इनको शिक्षकों का अभाव देखना चाहिए। कहीं पर 60, 70, 80, 90 बच्चे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ाएगा? उसके बाद बोलेंगे जी क्या पढ़ा, तभी भी वो बेचारा पूरे लगन से पूरे बच्चों को देखते हैं अकेले रह के। और ऊपर से तब फिर राशन का है, खाना भी बनवाओ, ये भी करो, रजिस्टर 3 डाके हैं, सब देखना पड़ता है टीचर को। तो कोई टीचर तो ऐसे हैं कि अपना अतिरिक्त समय देते हैं, हाँ, पढ़ाने के लिए अपने घर में बुलाते हैं बच्चों को कि चलो हम गांव में अकेले हैं तो पढ़ने के लिए आ जाओ। तो व्यवस्थाएं स्कूल है, और स्कूल बढ़िया सा बना दिया, टीचर एक दे रखा, तो क्या करना उस बढ़िया स्कूल का। अभी ये नए मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड में आए दीदी, तो इन्होंने आते साथ ही एक बड़ा फैसला लिया कि गेस्ट टीचरों की तनख्वाहें बढ़ा दी। तो इससे एक सोशल मीडिया पे विवाद देखा गया कि गेस्ट टीचरों की तो आपने तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन जो स्थायी टीचर हैं, जो पुराने टीचर हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या इस सरकार का फैसला सही था?
ये फैसला तो मतलब उस हिसाब से चलना चाहिए आदमी को ना कि योग्यता के हिसाब से और जो पहले के वरिष्ठता के हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर उनका वेतन बढ़ाया है तो उसको वेतन को न बढ़ाते, इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, अपने ही गांव में उनको 10-20 हज़ार रुपये दे के नियुक्त कर देते और बॉन्ड भरवा लो भले ही कि भाई इससे आगे हम नहीं दे सकते, और उनको भी खुशी खुशी अपने घर के पास ले लेनी चाहिए नौकरी। बेरोजगार घूमने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत भी मिले तो बहुत है। तो सबसे पहले तो ये बेरोजगार जो हैं बच्चे, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए वेतन बढ़ाने का। जहाँ तक मतलब भाई जो पहले के हैं अगर उनका वेतन अच्छा है तो सही है ना। और जो ये गेस्ट टीचर हैं जितने पे नियुक्त थे उनको उतने पे नियुक्त रखते और नयों को भर्ती कर देते, ये ज़्यादा उचित रहता। दी अब आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, अब क्या आपका प्लान है आगे? कुछ कर रही हैं आप? कुछ सोचा है आपने कि कुछ करूँगी भविष्य में? मेरे साथ तो वो होता है कि 100 सुनार के 1 लोहार की होती है ना कहावत, तो मेरे साथ वही होता है, मैं सोचती कुछ नहीं हूँ। उस दिन जनता दरबार में भी गई तो सुबह पोस्ट देखी मैंने, फटाफट तैयार हुई और चली गई। और वहाँ पे मुझे पता क्या होना, आश्चर्य की बात है कि जहाँ एंट्री की मैंने तो मेरा एड्रेस भी पूरा लिखा। तो मैंने उन्होंने कहा, पुलिस वाली थी, मैंने कहा आपने औरों का तो पहले किसी का एड्रेस नहीं लिखा, मेरा ही क्यों लिख रही? कि नहीं मैडम लिखवा दो आप। तो मैंने कहा चलो लिख लो, तो मैंने लिखवा दिया। तो उसके बाद मैं खड़ी ही रही 5-6 लोगों के तक, मैं कहा ये औरों का लिखते नहीं लिखते, किसी का नहीं लिखा एड्रेस। तो जब हंगामा हुआ, जब मीडिया वाले आए तो मैंने कहा इसलिए एड्रेस चाहिए था मेरा। मतलब सुनियोजित था कुछ प्लान उधर की तरफ से? जिस ढंग से व्यवहार किया गया, जिस ढंग से फिर मीडिया वाले मेरे घर में पहुंच गए एड्रेस लेके, तो वो तो सोची समझी साजिश थी। उनका था कि बेइज्जती होगी तो चावरों धो के चली जाएगी। उस समय ये भी हुआ था कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, तो शायद हो सकता है उन मुद्दों को भटकाने के लिए आपका मुद्दा उठा दिया गया। नहीं, मेरे को तो स्पेशली भाजपा वाले ने एक ने मेरे को 8 दिन पहले बोला था जनता दरबार है, अच्छा आप चले जाना एप्लीकेशन में। तो मैं भूल गई थी, मैं भूल गई थी वो, बल्कि स्पेशल उसने फोन किया कि 28 को जनता दरबार है और तुम चले जाना एप्लीकेशन लेके ट्रांसफर का। तो मैंने कहा अच्छा, वैसे मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन मैं भूल गई थी। और सुबह उठी, रात को मैंने एक कविता लिखी, उसी फोन में बनाई, कागज में भी नहीं बनाई। हाँ, तो उसमें मैंने लिखा, मैं उत्तराखंड की उत्तरा सॉन्ग वाली कविता लिखी गढ़वाली में। तो फिर मैं सो गई, सुबह उठी, प्रसिद्ध हुई आपकी वो कविता। हाँ, तो अचानक सो गई। बहुत प्रसिद्ध कविता है वो आपकी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह उठी तो मैंने उसमें देखा, तो मैं फटाफट मैंने अपना बेटा उठाया, मैंने सब्जी बना दी थी, उसके लिए रोटी बनाई। मैंने कहा मुझे वहाँ जाना, मेरे को छोड़ गया कि मम्मी मेरी गाड़ी पंचर हो रखी। तो मैंने कहा भाई यार तेरे एन मौके पे होती पंचर, जब भी मुझे जाना होता है। तो फिर मैं किसी के साथ किसी को किया फ़ोन, उसको बोला मुझे छोड़ दे बेटा, तो छोड़ने गया। तो तब वहाँ पहुँची, तो फिर मैंने वहाँ पुलिस वालों से को भी फ़ोन किया ना, पहले मैंने उसी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब आपने बताया था, मैं भूल गई थी और मैंने एंट्री नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर पुलिस वालों से भी पूछा, उन्होंने कहा आप आ जाओ। तो वहाँ जाके भी पूछा तो उन्होंने नहीं आप जाओ। तो बाकायदा मैंने एंट्री करवाई, फिर वो जो एप्लीकेशन थी वो उसकी भी एंट्री करवाई। जब मेरे नाम पुकारा गया तब मैं गई। भाई मैं खाली जाती तो बिना अपॉइंटमेंट के तो गई नहीं थी। हाँ, और बिना आवाज दिए जाती तब होता कि मैं लड़ने गई थी, सही बात है ना। और साजिश होती तो 10-15 को ना ले जाती मैं अपने साथ। सही, अकेले जा रही हूँ वहाँ पे, और कि साजिश चलाने के फलाने की। ये भी होना जरूरी था, तभी आज उत्तराखंड का बच्चा भी आपको पहचान रहा है, जानता है कि कौन है उत्तराखंड दीदी, इस बात को समझता है। दी अब एक चर्चा ये भी है कि 2022 में आप राजनीति की तैयारी कर रही हैं। सच में बल? झूठ बोली अफवाह फैला रहे हैं। मैं राजनीति में कतई नहीं जाने के लिए कि जब भी पार्टी में जोलू तो कुछ न कुछ एक दो होना जो थोड़ा पार्टी के विरुद्ध रहना तो पार्टी पर विरुद्ध। तो मतलब आप अगर 1% गए भी गए पार्टी पर तो तेरा विरोध पर ही रहना है। हाँ ना, तो मैंने भाई मेरे को उस पार्टी में जाऊंगी जो मेरे
विरोध भी सह लेगा। विरोध भी सह लेगा। हाँ, तो मैं पार्टी का तो तो दीदी फिर अपने घर की पार्टी पढ़ ली बोला नहीं ना ना, मैं सब भाई पार्टियां में सब अपने हैं हमारे, जो गलत है सब पार्टियों में गलत थोड़ा ना, लोग सब गलत थोड़े ना है ना। तो ऐसे करेंगे तो जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सब लोग में जब जो गलत दिख रहा है तुम्हें, जिस पार्टी में भी, जिस दल में भी, उसका विरोध करो, है ना। ये सारी पार्टी को बिल्कुल सही बात है। जो अनैतिक चीजें हैं उसके जो दल के लोग हैं, दल के लोगों को भी मुखरता के साथ आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ राजनीतिक चाटुकारिता के चलते हम लोग कोई शब्द ही ना उठाएं, आवाज ही ना उठाएं, तो फिर राजनीति करने का कोई फायदा भी नहीं। हाँ, वो तो मतलब जो पद के लिए केवल लोग करते हैं वो ना तो किसी का विरोध करेंगे, अपना हाँ थोड़ा वो कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त उत्तराखंड से, जहां पूर्व अध्यापिका पंत बहुगुणा जी ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति में अगर आएंगी तो उसी पार्टी में जाएंगी जो उनका विरोध सह सके। तो अब आप लोग तय कर लीजिए कि क्या आप विरोध सह सकते हैं। तो दीदी आने को तैयार है। नहीं सही में, मतलब मैं खुद पे मेरा वो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, फिर गलत है। मैंने बोल नहीं रहा, मैंने अपने नुकसान 7 साल का वेतन गंवाया अपने अधिकारियों से, मेरे बहुतों से लड़ाई हो रखी है। गुस्से आज बहुत है आप? गुस्सा नहीं आता, मैं अपनी जगह सही रहती हूँ, और फिर जब कोई मुझे गलत बोलता है तब मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मैं लड़ाकू होती तो मैं, मेरे साथ कोई मेरे वेतन बंद करके देखता। सही बात है। शुरू से कौन काट, किसकी हिम्मत थी मेरे बिना मतलब कि 7 साल के वेतन काटने की। पर मैंने कहा चलो फूको 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 करके उनका भला करा, अपना बुरा किया है। अपने बच्चों जैसे कैसे मैंने पाला, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरा इतना वेतन है और मैं अन्याय के खिलाफ और उनके खिलाफ झुकूं। मैं झुकी नहीं, मैं सही थी। तो जो गलत होती तो दीदी, ये समय हमारे प्रदेश के नए युवा मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो कैसे देखती हैं आप इनके कार्यकाल को? 1 महीना इनके कार्यकाल को हो गया, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पर जैसे अभी ये उन बच्चों की सैलरी बढ़ाई टीचरों की, थोड़ा उनको समझना चाहिए था बेरोजगारों के प्रति। जो बेरोजगार घूम रहे हैं भाई, उनके पास है ही रोजगार। थोड़ा ये तो कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई आए, तो ये सबको सोचना चाहिए कि जो जिसके पास थाली है भरी हुई, उसकी थाली बढ़ाने की बजाय दूसरे को थाली दें। थाली है उसके थाली में खाना दो, है ना। सही बात। परिवार पालना है, बच्चों ने, माँ बाप ने खेत खलियान कैसे जेवर बेच के अपने बच्चे पढ़ाए, है ना। कुछ है नहीं माँ बाप के पास भी, तो उनका परिवार है, बच्चों का भी। अब तो किस तरह से परिवार पालेंगे इस महंगाई के ज़माने में? तो मुख्यमंत्री जी से तो उम्मीद ही करूँगी कि उनके प्रति भी सोचें। और जो दुर्गम में हमारे शिक्षक भाई बंधु, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक ही नहीं है, कर्मचारी बहुत सारे हैं, तो कुछ बेचारे वहीं के वहीं फंसे हुए हैं अन्य विभाग में भी। तो उनके प्रति भी अगर संवेदनशीलता दिखाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि समस्याएं हर किसी की होती हैं। तो समस्या जिनकी हो, तो समस्या भी, और जिनको बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए लोगों को वहाँ, है ना, तो उनका ध्यान जरूर देना चाहिए। जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत दिल से आभार आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत बुला। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई उत्तराखंड की उन दबंग महिला जी से, जिन्होंने सीएम दरबार में डंके की चोट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लताड़ लगाई थी। जी हाँ, ये वही महिला है जिन्होंने एक नेता के मुंह पर कहा कि तुम चोर हो। जी हाँ, इतना बड़ा साहस कर पाना एक महिला के लिए वाकई अद्भुत है। दी, पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोस्तों, खबर को शेयर जरूर करें अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो।